हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शो ये एंसेस्टर्स यांग के डिसाइपल के अंदर जो डिज़ायर यानी कि उनकी जो इच्छाएं थी, उनकी इच्छाओं को बाहर निकाल कर उन्हें कंट्रोल करना चाहता था, ताकि वो एंसेस्टर्स यांग के डिसाइपल का ही इस्तेमाल करके एंसेस्टर्स यांग को हरा सके। और इस तरह से उसने इस खतरनाक लेवल के प्लान को क्रिएट किया था। और इसी के साथ ही वो जाने से पहले अचानक ही मास्टर जू के रूप में आ गया था। तो अब आगे इस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें चैंगसेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कई सारे लोगों को देखते हैं जो कि एंसेस्टर जियांग के हाथ में उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को देखने के बाद पागलों की तरह एंसेस्टर जियांग के हाथों से उस आर्टिफैक्ट को लेने के लिए जा रहे थे। यहाँ तक कि ड्रैगन किंग ने जो आग की दीवार को खड़ा किया था, उसके अंदर जाने के बाद कई सारे लोग तो एक ही पल में जलकर मारे जा रहे थे। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें किसी और ने ही कंट्रोल कर लिया हो। वही दूसरी तरफ हम एंसेस्टर जियांग को देखते हैं, जिनके चारों तरफ लोटस क्रिएट हो रहे थे, जो कि सबसे पहले नहीं खुले थे। लेकिन कुछ ही देर में अचानक ये वहाँ लोटस पूरी तरह से खिल जाते हैं, जो देखने के बाद अचानक वो सारे के सारे रोग रुक जाते हैं। उनमें से एक बंदा अपने आप को एंसेस्टर जियांग के आगे ग्रेट करते हुए कहने लगता है कि ये तुम एक बुद्धा बन चुका है। और इसी के साथ ही एंसेस्टर जियांग के चारों तरफ गोल्डन कलर का लाइट भी चमक रहा था, जिसकी वजह से अब वो लोगों को लगता है कि एंसेस्टर जियांग अब बुद्धा बन चुके हैं, जिसकी वजह से वो सभी कहने लगता है कि हमें माफ कर दीजिए। हमें इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था कि आखिरकार हम लोग क्या करना चाहते थे, इसलिए हम आपसे माफी चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी बातों को सुनने के बाद लेकिन उन लोगों के बातों को सुनने के बाद एंसेस्टर जियांग की एक छोटी सा पल कहने लगती है कि ये लोग तो कितने ही ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। ये लोग सिर्फ नए नए कहानियाँ बनाना ही जानते हैं। यहाँ तक कि ड्रैगन किंग को भी उनकी बातों को सुनने के बाद उनके ऊपर काफ़ी गुस्सा भी आने लग जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम हुइज़ू के साथ साथ और एक मॉन्क को देखते हैं। उनमें से एक मॉन्क उन लोगों से कहने लगता है कि तुम लोगों ने किसी भी तरह का गलत काम नहीं किया, बल्कि ये डिज़ायर तुम लोगों के हार्ट के अंदर था। इसके वजह से तुम लोगों को अपने आप को शर्मिंदा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। और इतना कहने के बाद वो एंसेस्टर जियांग को भी कहता है कि जब आपने इस स्केयर डिवाइन आर्टिफैक्ट को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया और इसकी शक्तियों को भी एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए हम चाहते हैं कि ग्रेट मॉन्क आप बुद्धा बन जाए। इतना कहने के बाद वो दोनों ही मॉन्क एंसेस्टर जियांग के आगे झुक जाते हैं। लेकिन ये देखकर ड्रैगन किंग काफी गुस्सा कर कहने लगता है कि तुम लोग तो काफी तो सेमलेस पर्सन हो, आखिरकार तुम लोग ऐसा कैसे कह सकते हो। लेकिन तभी अचानक उन सारे के सारे लोगों के अंदर से एक अजीब तरह का एनर्जी वेव निकलता है, यानी कि ये एक तरह से उन सभी का विश्वास था। वो सभी एक साथ एंसेस्टर जियांग को कह रहे थे कि वो बुद्धा बन जाए, और उन सभी के विश्वास का पावर एंसेस्टर जियांग के बॉडी के अंदर जा रहा था, जिसकी वजह से एंसेस्टर जियांग के जो उनके करीब जो लोटस थे वो पूरी तरह से खिल जाते हैं। इसी के साथ ही उन एनर्जी वेव की वजह से ड्रैगन किंग को काफी पेन भी हो रहा था। लेकिन यहाँ पर एंसेस्टर जियांग के डिसेबल्स को ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। वो सभी काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन तभी उनके बातों को सुनने के बाद हुइज़ू ने बताता है कि ग्रैंड मॉन्क के पास अब इन सभी के विश्वास का पावर आ चुका है, जिसकी वजह से इनके पास अब इन सभी का नसीब है। ये चाहे तो इन्हें मार सकते हैं और इन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि एक तरह से हुइज़ू ये कह रहा था कि अब इन सभी की भाग्य का डोर यानी कि लक का डोर एंसेस्टर जियांग के हाथ में था। एंसेस्टर जियांग जो चाहे वो इनके साथ कर सकता था। लेकिन शायद एंसेस्टर जियांग को उसके बातों को सुनने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और इसी की वजह से एंसेस्टर जियांग उस स्केयर डिवाइन आर्टिफैक्ट को देखते हुए उसके पावर को दोबारा से रिलीज कर देता है। यानी कि सीधे तरह से देखा जाए तो एंसेस्टर जियांग उन सभी लोगों के भाग्य के डोर को अपने हाथ में बिल्कुल भी लेना नहीं चाहते थे, और इसी की वजह से एंसेस्टर जियांग उन सभी के भाग्य के डोरों के साथ साथ उन लोटस के डोर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर एंसेस्टर जियांग उस स्केयर्ड ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक देता है। लेकिन ये देखने के बाद हुइज़ू काफी हैरान था, क्योंकि एंसेस्टर जियांग के बाल सफेद हो चुके थे। क्योंकि एंसेस्टर जियांग के बाल सफेद होने के साथ साथ उनके अंदर से डिमोनिक एनर्जी निकल रहा था। ये देखने के बाद हुइज़ू काफी हैरान होकर सोचता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझे कहा था कि आप बुद्धा बनोगे
और जब मेरे मास्टर ने मुझे ऐसा कहा था तो आखिरकार आपके अंदर से डिमोनिक एनर्जी कैसे निकल सकता है। लेकिन जबकि हम दूसरी तरफ एंसेस्टर जियांग को देखते हैं जो कि अपने आंखों के नजरिए से उन सभी के लोगों के विशेष को देख रहे थे जो कि नरक जैसे आग में चल रहे थे। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैसे एंसेस्टर जियांग के चाहे वो पीछे एक गोल्डन कलर का मूर्ति आ चुका था जो कि एक बहुत ही खतरनाक लेवल का स्टैचू लग रहा होता है। जिसके बाद हुई जो फिर भी कहने लगता है कि मास्टर ग्रैंड मंक, अगर आप एक डेविल बन भी गए हो फिर भी आपको आपकी जिम्मेदारियां नहीं भूलनी चाहिए, आपको इन सभी के विशेष को पूरा करना ही होगा। लेकिन यहाँ पर एंसेस्टर जियांग उन्हें कहने लगता है कि मेरे नजरों में तुम लोग इसके काबिल बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि असल में एंसेस्टर जियांग अपने आंखों से आगे देख चुके थे कि इन लोगों के अंदर जो डिजायर यानी कि इनकी जो इच्छाएं हैं वो कितने ज्यादा बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से वो लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद यहाँ से सीन बदलता है और हम किंग युवान को देखते हैं जो कि एंसेस्टर जियांग के डिसाइपल्स यानी कि किंग शू लियान होशिन और उस लड़की को कहने लगता है कि हेवन तक जाने का रास्ता सिर्फ एक ही है कि इंसानों को उनके हार्ट के यानी कि डिजायर को फॉलो करना होगा, तब वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे लियान, किंग शू और वह लड़की अपने हाथों में वेपन लेकर किंग युवान के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन किंग युवान ने पहले ही उनके ऊपर एक स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेशर डाल दिया था जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ रही थी। फिर किंग युवान उन्हें कहने लगता है कि क्या तुम लोगों ने कभी नहीं सोचा कि तुम्हें टियाल इंसेक्ट और जियांग को छोड़कर कैसे जीना चाहिए, तुम लोगों को अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो अपने एक एनर्जी से अचानक ही उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं होशिन को जिसके बॉडी के अंदर अजीब तरह का पावर एक्टिवेट हो जाता है जो कि किंग युआन के पावर को ऊपर जैसे खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ पर होशिन की तरह उसके बाकी सारे दोस्त इतना लकी नहीं थे क्योंकि वो सभी उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। जहाँ पर सबसे पहले हमें किंशु को दिखाया जाता है जिसके मन की इच्छा ये था कि वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट मास्टर बने। यानी कि यहाँ पर किंशु साफ तौर से एंसेस्टर जियांग की तरह ही बनना चाहती थी। वो ट्राई करती है कि जैसे एंसेस्टर जियांग चुटकी बचाते ही अपने दुश्मनों को एंडलेस मौत देते थे, यानी कि लगातार जिंदा होने के बाद मरना, और बिल्कुल वो ऐसा ही करती है। यानी कि एक तरह से वो डायरेक्टली एंसेस्टर जियांग की तरह स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर बनना चाहती थी, जैसे कि वो अपने चुटकी से अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमीज को बहुत ही आसानी के साथ मार सके। जबकि दूसरी तरफ हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक फॉरेस्ट के अंदर काफी तेजी के साथ भाग रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसके पीछे कई सारे खतरनाक लेवल के बीस्ट पड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पर वो भागते ही अचानक उनके ऊपर काउंटर अटैक कर देती है। यहाँ पर उन बीस्ट को एकदम गाजर और मूली की तरह काटते हुए मारने लग जाती है, जैसे कि ये उसके लिए बहुत ही आसान बात हो। और फिर उन सभी को मारने के बाद उसके मांस के टुकड़े को बारबेक्यू करने लगती है। लेकिन कुछ ही देर में उसे भी यहाँ लाइफ काफी बोर लगने लगता है क्योंकि अकेले शिकार करने का उतना ज्यादा मजा नहीं था। जिसके बाद हमें लियान को दिखाया जाता है जो कि दुल्हन बन चुकी थी। वो अपने प्यार को फॉलो करना चाहती थी। वो अपने टेबल पर दुल्हन की तरह सजी हुई थी। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि आखिरकार उसे ये क्या हो गया। फिर अचानक ही उसका नजर हेयर पिन के ऊपर पड़ता है जिसे कोई और नहीं बल्कि उसी के ही मास्टर ने दिया था। जिसके बाद अचानक ही दरवाजा खोलते हुए एक आदमी अंदर आता है जो कि लियान को अपने वाइफ कह के बुलाता है। और इस तरह से हमें पता चलता है कि लियान किसी की वाइफ बनने की सपना देख रही थी, यानी कि उसके मन के अंदर एक ऐसा सा इच्छा था कि वो किसी का वाइफ बने और आम जिंदगी गुजारे। लेकिन इसी तरह से कई ज्यादा टाइम बीत जाता है, कई सारे समझ आते हैं और वो भी बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी लियान को कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर एक अधूरापन था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसा कि कोई है जो कि उसके लाइफ से मिसिंग हो चुका है। और इसी तरह से काफी टाइम बीतने के बाद वो धीरे धीरे बूढ़ी भी हो जाती है और उसके हाथ में वही हेयर पिन होता है जिसे कि वो काफी अच्छी तरह संभाल कर रखी हुई थी। तभी अचानक किंग युआन उसे पूछता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, आखिरकार तुम किसका इंतजार कर रही हो। इस पर लियान कहती है कि मुझे तो पता नहीं कि मैं किसका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक ऐसा पर्सन है जिसका मैं इंतजार करना चाहती हूँ, और इसी वजह से मैं चाह कर भी उस इंसान को भूल नहीं पा रही। हालांकि मुझे ये बात तो नहीं पता कि आखिरकार वो कौन है। अब इस बात को सुनने के बाद किंग युआन थोड़ा सा उदास हो जाता है और फिर यहाँ पर किंग युआन बहुत ही जल्द लियान को भी उस इल्यूजन से जुदा कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियान अब दोबारा से रियल टाइम में आ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसके साथ ही किंग युआन के ऊपर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि वो सभी भी एक तरह से अपनी उस ख्याले वाले सपने से एक तरह से बाहर आ चुके थे और उस
सभी काफ़ी गुस्सा थे कि किंग युआन ने उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की और इसी वजह से वो सभी गुस्सा होते हुए किंग युआन के ऊपर लगातार अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ देखकर किंग युआन काफ़ी शांत तरीके से अपने चारों तरफ एक बैरियर बनाता है और उन्हें कहने लगता है कि तुम लोग अपने इच्छाओं को पूरा करके आगे बढ़ सकते थे, लेकिन लगता है कि तुम लोग अपने आप को इसी तरह से टॉर्चर करना चाहते हो, तो आखिरकार मैं भी इसमें क्या कर सकता हूँ। लेकिन किंग शुआन के बातों को सुनने के बाद हुशिन उसके ऊपर अटैक करते हुए कहने लगता है कि एक तो तुम लोगों के दिलों को बुरी तरह से बहकाते हो, उन्हें गलत रास्ते पर चलवाते हो और तुम अपने आप को बुद्धा कहते हो। लेकिन इस बात को सुनने के बाद भी किंग शुआन युआन कहने लगता है कि नहीं, बल्कि ये तो बात सच है कि तुम लोग सच में पूरी दुनिया के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जिन्हें हटा देना चाहिए। इतना कहने के बाद वहाँ वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी ये देखकर वही लड़की अपने वेपन को उसके आगे बढ़ते हुए कहने लगती हैं कि तुम यहाँ से जाना चाहते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमें वहाँ डिवाइन आर्टिफैक्ट वापस लौटाना होगा। जिसके बाद यहाँ से सीन बदलता है और हमें दोबारा एंसेस्टर जियांग को दिखाया जाता है। लेकिन इसी के दौरान हम हुइजू को देखते हैं जो कि एंसेस्टर जियांग को देखते हुए कहने लगता है कि भले ही तुम डीमन हो या फिर एविल हो, लेकिन फिर भी तुम बुद्धा को हरा नहीं पाओगे। इतना कहने के बाद अचानक ही वहाँ उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को उठा लेता है। लेकिन इसी के साथ ही वो डिवाइन आर्टिफैक्ट को लेने के साथ साथ अचानक ही उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक तरीके से डिमोनिक एनर्जी रिलीज होता है। लेकिन यहाँ पर एंसेस्टर जियांग अपने और अपने डिसाइपल्स के चारों तरफ बैरियर बना चुका था, जिसकी वजह से उसके डिवाइन एनर्जी यानी कि डिमोनिक एनर्जी से उनको कुछ भी नहीं होता। लेकिन वहाँ पर जो आम लोग आए हुए थे वो लोग इस डिमोनिक एनर्जी से बच नहीं पाते और एक ही झटके में वो सारे के सारे मारे जाते हैं। जिसके बाद फैंसी उस हुइजू को देखते हुए कहने लगती है कि तुम यहाँ पर कई सालों से चैंग सेट में हो, अपने आप को बुद्धा के रास्ते पर चलाने वाले कहते हो, लेकिन यहाँ पर तुमने कई सारे लोगों को एक ही झटके में मार दिया। साथ ही साथ विन भी कहता है कि हाँ, तुम तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक हो और आखिरकार तुमने अपने असली रूप को दिखाई दिया। लेकिन इसी के साथ ही हम देखते हैं हुइजू को जो कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। वो उन्हें कहने लगता है कि मैं बुद्धा के रास्ते पर चलता हूँ, तो आखिरकार मैं एक टाइम बुद्धा क्यों नहीं बन सकता। इतना कहने के बाद वहाँ उस डिवाइन स्केर्ड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए काफी तेजी के साथ वो कुछ क्रिएट करने लगता है। वो देखते ही देखते वो बहुत ही जल्दी एक नए पगोड़ा को क्रिएट करता है जो कि काफी खतरनाक था। और देखते ही देखते वो उस डिमोनिक पगोड़ा का इस्तेमाल करते हुए कहने लगता है कि मैं अपने चैंग सेक्ट में और एक पगोड़ा लगा दूंगा जैसे कि मेरा चैंग सेक्ट इस वर्ल्ड के टॉप में पहुंच जाएगा। इतना कहने के बाद वो उस डिमोनिक पगोड़ा का इस्तेमाल करते हुए एंसेस्टर जियांग के ऊपर डायरेक्टली एक जोरदार अटैक कर देता है। लेकिन इसी के साथ ही दूसरी तरफ हम एंसेस्टर जियांग को देखते हैं जो कि थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहने लगता है कि तो क्या यही उस स्केर्ड ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल ओरिजिन है। और इतना कहते ही अचानक ही एंसेस्टर जियांग दोबारा अपने असली रूप में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वहाँ असली रूप में आने के साथ साथ उस डिमोनिक पगोड़ा को एंसेस्टर जियांग बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। जो देखने के बाद तो हुइजू काफी हैरान होकर कहने लगता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो कुछ ही देर पहले एक डिमन बने हुए थे, तो आखिरकार तुम दोबारा गॉड कैसे बन गई। लेकिन तभी अचानक एंसेस्टर जियांग अपने स्ट्रॉन्गेस्ट हेवीली प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए हुइजू को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से हुइजू उस प्रेशर के नीचे दब जाता है। साथ ही साथ एंसेस्टर जियांग उसके पास आते उसे कहने लगता है कि सबसे पहले तुम लोगों के दिलों के अंदर उनकी इच्छाओं को पैदा करते हो, फिर उनकी इच्छाओं के पावर को लेकर एक लिमिटलेस पावर एब्जॉर्ब करते हो और इसके अलावा यही तो तुम्हारे चैंग सेट का सबसे ज्यादा खास और यूनिक सीक्रेट टेक्निक है। क्या मैंने सही कहा। और फिर इतना कहने के बाद ये एंसेस्टर्स जैंग अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए वहाँ पर जो एक घर था उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके डिस्ट्रॉय होते ही अचानक ही उनके अंदर से कई सारे क्रिस्टल वाले बॉस बाहर आते हैं, जो देखने के बाद फैंसी बहुत ही समझ जाती है कि असल में इन लोगों ने कई सारे लोगों को मारा है। इसी वजह से वहाँ हुइजू के ऊपर काफी गुस्सा कहने लगते हैं कि ओ तो तुम लोगों ने आम लोगों को रिफाइन किया है, तो आखिरकार तुम लोगों ने कितने सारे लोगों को मारा होगा। लेकिन इतने बड़े क्राइम करने के बावजूद भी फिर भी तुम लोग अपने आप को मॉन्क कहते हो। लेकिन इस बात को सुनने के बाद हुइजू इंजर होने के बावजूद भी काफी गुस्सा हुए कहने लगता है कि हम लोग को मॉन्क है तो क्या हुआ, हमारे अंदर भी डिजायर होता है और इसके अलावा हमने लोगों की उनकी इच्छाओं को पूरा करने में काफी मदद की है, तो अगर हम लोगों ने भी अपनी इच्छाएं पूरी की तो इसमें आखिरकार गलत भी क्या है। लेकिन तभी अचानक हुइजू देखता है कि एंसेस्टर जियांग बिल्कुल अपने हाथ को उसी की तरह भी पॉइंट किए हुए थे और एंसेस्टर जियांग के सामने वही बॉल्स हवा में उड़ रही थी। जिसके बाद एंसेस्टर जियांग से कहने लगता है कि उम्मीद कोई इच्छा नहीं होता
और दोस्तों इसी के साथ ये शानदार एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है। लेकिन अगर 1% भी आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।